हमने पृथ्वी के संदर्भ में, उसके वायुमंडल के संदर्भ में तापमान का वितरण क्षैतिज और लंबवत दोनों रूप से हमने समझा। हमने ये भी जाना कि आइसोथर्म्स क्या होती है, समताप रेखाएं क्या होती है, किस प्रकार से वह पृथ्वी पर तापमान को दर्शाती है, समांतर होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, समांतर में भी अगर वो नज़दीक है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दूर है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे हमें पृथ्वी पर क्षैतिज और लंबवत तापमान के वितरण के बारे में जानकारी मिली। इस कक्षा में हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तापमान सीधा सीधा प्रभाव डालता है वायुमंडलीय दबाव के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो हवाएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह कैसे चलती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस कक्षा में मैं सिर्फ आपको वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कुछ मूल बिंदु जो आपको याद रखने हैं, जो आपको समझने हैं, सिर्फ संक्षेप में मैं उन्हें ही बताऊंगा, ताकि जब हम एक बार इन चीज़ों को समझ लें तो अगली कक्षा में हम आराम से पूरे पृथ्वी के पटल पर वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम समझ सकते हैं। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले प्रेशर क्या है। प्रेशर वह एक कॉलम, जो वायु का एक कॉलम है, उसके भार को हम प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इज़ द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर एट एनी प्लेस एट एनी गिवन टाइम। किसी समय में किसी स्थान विशेष पर दी गई एक कॉलम का जो भार है वायु का, उसे हम वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। अब चूंकि प्रेशर वायुमंडलीय दाब है तो इसे हम नापने का भी कोई तरीका होगा। तो इसे नापने का तरीका है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक यंत्र है जिससे हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। असल में बैरोमीटर जो शुरुआत में जब बना था, उसमें कुछ नहीं किया था। एक खाली बर्तन के अंदर पारा डाल दिया गया और उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके डाल दिया गया। अब वायुमंडलीय दबाव के कारण वो पारा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर चढ़ने लगा। तो इस उतार चढ़ाव को हमने जैसे स्केल पे टुकड़े दिए होते हैं, वैसे उस पर टेस्ट ट्यूब पर हमने मापनी बना ली और इसको मापना शुरू कर दिए। इसे ही बैरोमीटर कहा गया शुरू में। अब ये सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक बैरोमीटर भी आ गए हैं जिससे हम वायुमंडलीय दाब को नाप सकते हैं। तो कुल मिला के समझना ये है कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब है वो उस कॉलम की, जो मरकरी की जो कॉलम है, पारे की जो कॉलम है, उसके अंदर, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कितनी ऊपर आती है, कितने मीटर सेंटीमीटर, जिसमें भी हम नापते हैं, मीटर तो नहीं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर्स में नापते हैं, तो कितनी ऊपर आई वो वायुमंडल का उस स्थान विशेष का किसी दिए गए समय में माप होता है। अब वायुमंडलीय दाब एक समान नहीं रहता, ये समझ लो। ताप के साथ, ऊंचाई के साथ यह घटता बढ़ता रहता है। तो मूलतः यह बात सामने आती है कि यह एक बल है जो प्रति इकाई क्षेत्र पर लग रहा है। इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको हम नापते हैं मिली बार्स के अंदर है, MB शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं। अगर हम धरातल की बात करें तो 1000 MB अगर है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉलम है, 1 वर्ग सेंटीमीटर की, अगर एक मान लो हम टेस्ट ट्यूब बना लें 1 वर्ग सेंटीमीटर की, तो
वह अनंत तक, जब तक हमारा वायुमंडल जहाँ तक पहुँचता है उतनी लंबी अगर एक नली है काल्पनिक मान लो, तो उसका भार जो होगा वह 1.053 किलोग्राम होगा, लगभग 1 किलोग्राम। तो 1000 MB प्रेशर का मतलब वायुमंडल की जो कॉलम है, 1 वर्ग सेंटीमीटर की जो कॉलम है, वो हमारे शरीर पर या पृथ्वी पर जिस भी स्थान पर हम देख रहे हैं उसको, उस पर 1 किलोग्राम का भार जो है डाल रही है। तो अब इतना वजन अगर पड़ रहा है तो मरकरी कितना ऊपर आएगा, वो आएगा 75 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा अगर वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला हुआ है। तो इसको हम अलग शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि 1000 MB बराबर होता है 75 सेंटीमीटर। अब अगर हम ये कहें कि औसत अगर नापना चाहें तो समुद्र तल से हम औसत को जो है एक मानक के रूप में मानते हैं, जो स्टैंडर्ड भी एक है। तो मीन सी लेवल, औसत समुद्र तल जो है, वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो 76 सेंटीमीटर होगा ऑफ मरकरी हाइट। टेस्ट ट्यूब के अंदर 76 सेंटीमीटर चढ़ी हुई होगी मरकरी, कहाँ पर? समुद्र तल के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र तल का जो औसत प्रेशर हो गया वो हो गया 1013.25 MB टू बी एग्जैक्ट। अब जो प्रेशर हमने मान लो अलग अलग स्थानों पर नापा, जहाँ जहाँ पर प्रेशर है वर्ष में, अलग अलग महीनों के अंदर, तो उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे मैप के ऊपर, मानचित्र पर दर्शाना चाहेंगे। उसी से हमें पता चलेगा कि राजस्थान में कितना प्रेशर आता है, राजस्थान में भी पर्टिकुलरली पश्चिमी राजस्थान में कितना आता है, पूर्वी राजस्थान में कितना आता है, जुलाई के महीने में, जनवरी के महीने में। तो अलग अलग माहों में अलग अलग प्रेशर हमें नोट किए जाते हैं। तो अगर हम अलग अलग स्थानों पर जो हमने प्रेशर नोट किया है उनको, उसमें समान प्रेशर वाले स्थानों को अगर मिला दें और एक काल्पनिक रेखा बना दें तो उसे हम आइसोबार कहते हैं। सिंपल, समान दाब की रेखा, मतलब समान दाब के स्थानों को मिलाने वाली रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम आइसोबार कहते हैं, समदाब रेखा। अब आइसोबार जो है वह एक काल्पनिक है प्लस इक्वल प्रेशर की रेखा है पृथ्वी के धरातल के ऊपर। इन आइसोबार से के बनाने का औचित्य क्या है, इसको हम क्यों काम में लेते हैं? इससे हमें प्रेशर का पता चलता है और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, प्रेशर ग्रेडियंट का पता चलता है। प्रेशर ग्रेडियंट है प्रेशर का स्लोप, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए पैरेलल जो समदाब रेखाएं मान लो समांतर है, एक दूसरे के हमने पैरेलल रेखाएं बना दी, तो हम निम्न दाब से उच्च दाब की रेखा की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो समदाब रेखा के एकदम 90 डिग्री पर गए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दाब मान लो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। इसमें दो बातें उभर कर सामने आती है। पहली बात कि आइसोबार जितनी नज़दीक होगी उतना प्रेशर का ग्रेडियंट अधिक होगा, ताप का जो ढाल है वह, दाब का जो ढाल है वह अधिक होगा। लेकिन अगर स्पेसिंग दूर है, आइसोबार एक दूसरे के समांतर बनी हुई है लेकिन वो दूर दूर बनी हुई है, पास पास नहीं बनी हुई है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर का ग्रेडियंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह कम हो जाएगा। मतलब एक स्थान से काफ़ी दूरी पर दूसरे स्थान आता है तो दाब में अंतर जो है धीरे 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 कम हुआ, तो ये ग्रेडियंट भी कम हो गया, स्लोप कम हो गया, दाब का जो ढाल है वो कम हो गया। अब इस आधार पर जब हमने आइसोबार की स्टडी की, आइसोबार समदाब रेखाएं तुम मानचित्र के अंदर बनी हुई देखो, जुलाई के महीने में, जनवरी के महीने में विश्व की, तुम्हें मानचित्र पर मिल जाएगी वो। इस आधार पर हम जब स्टडी करेंगे तो प्रेशर को हम दो सिस्टम्स में बांट सकते हैं, एक तो लो प्रेशर सिस्टम और एक हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम वहाँ होता है जहाँ तापमान अधिक होता है। ये एक नियम है, जहाँ ताप अधिक है वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, जहाँ
तापमान कम है वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनको आप समझने की कोशिश करें। इसके बाद अगली कक्षा में हम समझाएंगे कि विश्व में दाब का वितरण किस प्रकार से है और दाब का हवाओं से क्या संबंध है। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। नमस्कार।